अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं इंतहाई डेडली गुजरे हैं। डेडली मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 2 दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात में दुनिया भर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। परसों खबर आई थी कि जनूबी कोरिया में हैलोवीन के मौके पर एक हजूम के बायस कुचले जाने से 151 अफराद हलाक हो गए हैं और 355 अभी तक लापता हैं। फिर कल खबर आई कि इंडियन रियासत गुजरात में दरिया पर बना एक पुराना पुल गिर गया है, जिससे कम से कम 132 अफराद हलाक हो चुके हैं और अभी तक दर्जनों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो तैरकर या किसी भी तरीके से दरिया से बाहर निकलकर अपनी जानें बचा पाए हैं या वो भी डूबकर हलाक हो चुके हैं। इससे पहले कल ही के दिन सोमालिया से भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई थी। वहां पर 2 कार बम धमाकों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे और 300 से ज्यादा ऐसे हैं जो जख्मी हैं। चूंकि जख्मियों की तादाद इस कदर ज्यादा है, इसलिए डेथ टोल बढ़ने का खदशा है। फिर कल ही के दिन इराक में एक फुटबॉल स्टेडियम के करीब एक धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए और कई सारे जख्मी हुए हैं। मिडिल ईस्ट से ही कल खबर आई कि इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग करके 2 पैलेस्टीनियंस को शहीद कर दिया है। फिर कल रात ही पाकिस्तान से हमने एक और अफसोसनाक खबर सुनी कि चैनल 5 की रिपोर्टर थी सदफ नईम, वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान इमरान खान साहब का जो कंटेनर था उसके नीचे आकर जाँ भाग हो गई हैं। इन सारी खबरों की थोड़ी थोड़ी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं जनूबी कोरिया, जहां पे जनूबी कोरिया के हुक्काम का कहना है कि वहां के कैपिटल सियोल के एक मशहूर इलाके में हैलोवीन के मौके पर बहुत बड़ा हजूम जमा हो जाने के बायस कुचले जाने से लोगों की जो डेथ्स हुई थी उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब 151 हो गई है। वहां के मुकामी मीडिया ने शुरू में मरने वालों की तादाद 59 बताई थी या 60 के करीब बताई थी, लेकिन कल से लेकर आज तक 100 से ज्यादा अफराद मजीद ऐसे हैं जिनकी डेथ की खबर आ गई है। इन मरने वालों में 19 गैर मुल्की शामिल हैं और हुकाम का कहना है कि 82 लोग कुचले जाने की वजह से जख्मी हैं और उनमें से भी कुछ लोगों की हालत तशवीशनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि सियोल की जो शहरी इंतजामिया है उसके मुताबिक इस वाक़े में 355 अफराद अभी तक लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं है, वो मारे गए हैं या कहीं चले गए हैं, जख्मी हैं, जिंदा हैं, नहीं हैं। उनको ढूंढने की, ट्रैक करने की, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या सियोल के जिस हिस्से में पेश आया उसे इटावन कहते हैं और ये पब्स और क्लब्स के लिए, इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी मशहूर है। इस वाक़े की जो वीडियोज़ आई हैं सोशल मीडिया पे बड़ी दर्दनाक है। उसमें कई जिंदा लोग दूसरे जख्मी लोगों और लाशों के नीचे दबे हुए हैं और इमदादी कारकुनों ने वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये तो मालूम नहीं हो सका कि इस स्टैम्पीड की एग्जैक्ट वजह क्या थी, लेकिन वहां से लोगों ने जो अब तक रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक अचानक किसी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया था और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे को एक बंद गली की तरफ धकेलते चले गए, जिससे लोग एक दूसरे के नीचे आकर कुचले जाना शुरू हो गए। दुनिया के कई दूसरे मालिक की तरह जनूबी कोरिया में भी कोरोना के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस रही हैं एक लंबे अरसे तक। तो अब चूंकि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी नरम कर दी गई थी, तो 1 लाख के करीब लोग बगैर मास्क पहने इस एरिया में, इस छोटे से एरिया में इकट्ठे हो गए थे हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए। क्योंकि इस हादसे में डेथ्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिस जगह ये इंसिडेंट पेश आया उसके करीब ही एक इमारत में एक आर्जी मुर्दाखाना कायम कर दिया गया है। वहाँ की नेशनल फायर एजेंसी के एक एहलकार का कहना था कि मुतासरा इलाका अब भी अफरा तफरी का शिकार है, इसलिए जख्मी होने वालों की और गुमशुदा लोगों की एग्जैक्ट तादाद अभी तक अथॉरिटीज़ को मालूम नहीं है। अब अगर बात करें इंडिया में जो पुल टूटकर लोगों की हलाकत हुई है उसकी, तो ये इंडिया की रियासत गुजरात का एक इलाका है मोरबी। वहां पर दरिया के ऊपर ये पुल था, ये एक सस्पेंशन ब्रिज था और ये ब्रिटिश दौर में बना था और जिस नदी पर यह बनाया गया था उसका नाम माछो है। इस हादसे में 132 लोग हलाक हुए हैं, 177 को बचा लिया गया है, जबकि दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में ये नहीं पता कि वो तैरकर या किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए हैं या फिर डूबकर मर गए हैं। इस पुल की एक अहमियत ये थी कि ये दरबारगढ़ पैलेस और लखदीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ता था। कुछ साल पहले आवाम के लिए इस पुल को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले इस पुल को मुरम्मत के बाद दोबारा से खोला गया था। कहा जा रहा है कि इस सस्पेंशन ब्रिज के टूटने की वजह यह है कि इस पर जरूरत से ज्यादा लोग आ गए थे और जिस वक्त ये ब्रिज टूटा है 400 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पर मौजूद थे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि सस्पेंशन ब्रिज असल में एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें पानी के अंदर कोई पिलर्स नहीं बनाए होते, बल्कि दरिया की दोनों साइडों पर पिलर्स होते हैं, उनके साथ केबल्स या तारें बांध दी जाती हैं, बहुत मजबूत तारें होती हैं ये, और उन तारों के जरिए उस प्लेटफॉर्म को संभाला जाता है जिस प्लेटफॉर्म पर लोग या ट्रैफिक गुजरती है। हवा में झूलता हुआ यह ब्रिज कोई बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं था, ये सिर्फ 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर चौड़ा था और इसकी जो लंबाई है वो 233 मीटर थी। कहा जाता है कि यह पुल 140 साल पुराना है और इसे 5 दिन पहले ही मुरम्मत के बाद आवाम के लिए खोला गया था। यह पुल नया गुजराती साल शुरू होने पर दिवाली के बाद खोला गया था और लोग आमतौर पर इस पुल पर तफरीह की गर्ज से आते हैं,
वो यहाँ पर आकर दरिया का नज़ारा करते हैं, सेल्फीज वगैरह बनाते हैं। और इस पुल पर आने के लिए वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने टिकट भी लगा रखा है। और अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त कितने लोगों को टिकट्स इशू किए गए थे, क्योंकि जाहिर है अगर आप पैसों के लालच में ज़्यादा लोगों को टिकट्स इशू कर देंगे तो ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हो जाएंगे। बहरहाल इस पुल को टूटने की एग्जैक्ट जो टेक्निकल वजूहत है उनको जानने के लिए एक 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। ये हादसा तकरीबन शाम के 6 बजे पेश आया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक जब ये वाक़या पेश आया ना तो उसके बाद बड़े ही खौफनाक मनाजर थे। हर तरफ चीखों पुकार थी। कुछ लोग पुल की रेलिंग से लटक रहे थे, जबकि कुछ पुल के डूबे हुए हिस्से से निकलकर पुल पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग डूब रहे थे और वो बचाओ बचाओ का शोर कर रहे थे। जहाँ पे ये हादसा पेश आया उससे कुछ फासले पर रमेश भाई जलेरिया का घर है। रमेश के मुताबिक शाम को 6 बजे के करीब उसे खबर मिली कि इस तरह से हादसा पेश आ गया है। तो वो कहता है कि मैं रस्सी लेकर वहां पे पहुंच गया और मैंने कोई 15 लाशें बाहर निकाली। इस वाक़े की सूरत हाल को बयान करते हुए कहते हैं कि जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो तकरीबन 50 से 60 लोग ऐसे थे जो टूटे हुए पुल के हिस्सों के साथ लटके हुए थे। कुछ लोग जो तैरना जानते थे वो तैर कर अपनी जानें बचा रहे थे, जबकि जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो चीखों पुकार कर रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन उस वक्त बचाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी और जो लोग डूब रहे थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में वजारत तालीम के बाहर 2 कार बम धमाके हुए, जिनमें कम से कम 100 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 300 से ज़ायद जख्मी हुए। हलाक और जख्मी होने वालों में बहुत से बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद ने उस जगह का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जिन लोगों का कत्लेआम किया गया है इनमें वो माएँ भी थीं जिन्होंने अपने बच्चों को हाथों में उठा रखा था, वो वालदैन भी थे जिनकी तिब्बी हालत ख़राब थी, वो तालिब इल्म भी शामिल थे जिन्हें तालीम के लिए भेजा गया था, वो ताजर भी थे जो अपने ख़ानदानों के लिए रिस्क कमाने के लिए आए थे। इन धमाकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ग्रुप ने क्लेम नहीं की, लेकिन सोमालिया जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये धमाके अल शबाब नामी मिलिटेंट तंजीम ने किए हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें तो अल शबाब कभी भी किसी ऐसे वाक़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करती जिसमें बड़े पैमाने पर आम आवाम का कत्लेआम हुआ हो। चूँकि इस धमाके में 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा खदशा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि दर्जनों ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की, जहाँ पे इराकी दारुल हुकूमत एक मरतबा फिर से एक ज़ोरदार धमाके की गूंज से दहल उठा। ये कार बम था और ये कार कैफेटेरिया और एक फुटबॉल स्टेडियम के करीब एक गैरेज में खड़ी की गई थी। जब ये धमाका हुआ तो करीब ही एक गैस टैंकर मौजूद था। आग ने उस टैंकर को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से जो डैमेज है उसकी शिद्दत और ज़्यादा हो गई। इस वाक़े में 10 अफराद हलाक हो गए, जिनमें कई फुटबॉल के प्लेयर्स भी थे, और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मिडिल ईस्ट में ही कल फायरिंग करके इजरायली फोर्सेस ने 2 पैलेस्टीनियंस को शहीद कर दिया। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि पैलेस्टाइन के 2 इलाके हैं, एक गाजा स्ट्रिप है, बहुत छोटा सा इलाका है जो समुंदर के किनारे वाक़ है, और दूसरा है वेस्ट बैंक या मगरबी किनारा जो जॉर्डन मुल्क के साथ लगता है। ये वाला वाक़या वेस्ट बैंक में पेश आया है और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके मतलब कहा जाता है कि इनकी शिनाख्त 47 साला अमाद अबू रशीद और 35 साला रामजी ज़ियारा के नाम से हुई है। ये वाक़या पैलेस्टीनियन टाउन नाबलस में पेश आया और जो लोग इस वाक़े में मारे गए हैं उनका ताल्लुक नाबलस के करीब एक महाजिरीन का कैंप है उससे बताया जा रहा है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की फतह मूवमेंट की एक शाख है अल-अक्सा ब्रिगेड। उसने दावा किया कि ये जो लोग शहीद हुए हैं इनका ताल्लुक उनसे था, ये उनके कारकुन थे। जबकि फ़लस्तीन की सिविल गार्ड की एक फेसबुक पोस्ट में ये दावा किया गया कि पैलेस्टाइन के जो एमरजेंसी और रेस्क्यू सर्विस है ये लोग उस सर्विस में काम करते थे। इसराइल में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इस तरह के वायलेंस के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस साल के 10 महीनों में ही, आज 31 अक्टूबर है ना, तो जनवरी से लेकर अब तक कुछ 100 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ वेस्ट बैंक में ही शहीद कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें सदफ नईम जो चैनल 5 की रिपोर्टर थी उनकी डेथ हो गई है। लेकिन इस डेथ के साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है, क्योंकि कल कुछ ऐसे और रिपोर्टर्स जो दावा करते हैं कि वो इस साने के वक्त वहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि ये हादसा नहीं है बल्कि इमरान खान साहब के 2 गार्ड्स जो उस वक्त वहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद थे उनमें से एक गार्ड था जिसने इस खातून को धक्का दिया था और उस धक्का देने के बाद ये खातून नीचे गिरी हैं और कंटेनर के नीचे आकर कुचली गई हैं। कल रात फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा चूंकि ये वाक़या कंट्रोवर्शियल बन चुका है तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर पंजाब गवर्नमेंट ये नहीं करती तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस वाक़े की तहकीकात करेगी। तो लग रहा है कि अरशद शरीफ की तरह इस जर्नलिस्ट की मौत के बाद भी
इस पर सियासत की जाएगी और मुख्तलिफ सियासी कैंप्स इस पर प्रोपेगेंडा करेंगे और अपना सियासी फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत और कबी हरकत है। सूबाई और वफाकी दोनों गवर्नमेंट्स ने सदफ के लवाहिकीन के लिए पैसों का ऐलान तो कल कर दिया था, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस मौजू पर बात करें कि ना तो ये इस नौइयत का पहला वाक़या था और ना ही ये आखिरी होगा। उसकी वजह यह कि एज ए सोसाइटी हमने अपने सहाफ़ियों को जिस किस्म का इन्वायरमेंट दे रखा है ना, वो बड़ा ही ख़तरनाक है। मैंने कल भी एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान में इस साल 51 यानी 51 सहाफ़ी ऐसे हैं जो कत्ल कर दिए गए हैं, और उनमें से 90% केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई मुजरम नहीं पकड़े गए, किसी को सज़ा नहीं दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।